हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का छठा चैप्टर खाना बदोश। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, जसदेव की पिटाई के बाद मज़दूरों का समूचा दिन कैसे बीता। तो जसदेव की पिटाई के बाद मज़दूरों का पूरा दिन कैसे बीता। आंसर होगा, जसदेव की पिटाई के बाद मज़दूरों का पूरा दिन दहशत और अदृश्य भय में बीता था। मतलब जो मज़दूर थे उनको बहुत डर लग रहा था। सभी इस डर में जी रहे थे कि सोबी सिंह किसी भी वक्त लौट कर आ सकता है और उनके साथ भी मारपीट कर सकता है। तो उनका पूरा दिन अदृश्य दहशत और भय में डर में बीता था। आपका अगला प्रश्न है, ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफ़ों की प्रतिध्वनियाँ थीं, जहाँ सब कुछ अनिश्चित था। यह वाक्य मानव की किस मनोस्थिति को उजागर करता है। आंसर होगा, इस कथन से यह ज्ञात होता है कि मानव इस भट्टे पर आकर खुश नहीं थी। तो उसका मन अनेक चिंताओं से घिरा हुआ था। उसे यहाँ के वातावरण में रहते हुए एक अनजाना सा भय लगा रहता था, डर लगा रहता था तथा वह अपने भविष्य के प्रति बहुत आशंकित रहती थी कि कल न जाने क्या होगा। तो उसके मन में तरह तरह की चिंताएं व्याप्त थीं। वो कि पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। उसको एक अनजाना सा डर अपने मन में लगा रहता था। इस प्रकार उसकी मानसिक स्थिति अत्यंत व्यथा से संतप्त रहती थी। मतलब वो बहुत अधिक दुखी थी यहाँ पर आकर। आपका अगला प्रश्न है, मानो अभी तक भट्टे की ज़िंदगी से तालमेल क्यों नहीं बिठा पाई थी। आंसर होगा, भट्टा शहर से दूर खेतों में था, जहाँ यातायात की उचित व्यवस्था नहीं थी और न ही मनोरंजन का कोई साधन था। दिन के समय भट्टे पर बहुत भीड़ रहती थी। भट्टे का पूरा वातावरण हलचल से भरा रहता था। मतलब दिन के समय तो खूब चहल पहल होती थी। मजदूर और मालिक सभी अपना काम करते हुए भविष्य के सपने बुनते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है भट्टे का जो वातावरण है वो सुनसान हो जाता है। मालिक शहर लौट जाते हैं और दिन भर की मेहनत से थके हुए लोग अपने अपने झोंपड़ों में चले जाते हैं। सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, जहाँ वे दिन भर की थकान मिटाते हैं। भट्टा सुनसान जगह खेतों में होने के कारण यह डर लगा रहता है कहीं कहीं अंधेरे में सांप बिच्छू जैसे जंगली जानवर ना निकल आए। मानव को रात के समय ऐसा लगता था जैसे आसपास का पूरा जंगल सिमटकर उसकी झोंपड़ी के आगे आ गया हो। मतलब चारों तरफ सुनसान होती थी। जो जंगली जानवर होते थे उनकी आवाज़ें आती थी, तो उसको ऐसा लगता था कि पूरा जंगल उसके झोंपड़े के पास में आ गया हो। ऐसे सुनसान वातावरण में उसका मन घबराने लगता था और उसने सुकिया से कई बार कहा वापस गांव जाने के लिए, लेकिन सुकिया ने उसकी बात नहीं मानी। मानो सुकिया को समझाती है कि अपने गांव वापस चलते हैं, वहाँ पर मैं जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूँगी, खुश रह लूँगी, तंगी में भी गुजारा करके खुश रह सकती हूँ, क्योंकि वहाँ के सभी लोग जान पहचान के हैं जिनके साथ सुख दुख बांटा जा सकता है। तो यहाँ भट्टे पर कहने के लिए कोई नहीं है अपना, और अपना तो कोई नहीं है यहाँ भट्टे पर कहने के लिए। तो अपना दुख दर्द किसको कहें, सभी पराए लोग हैं। इसलिए मानो अभी तक भट्टे की ज़िंदगी से तालमेल नहीं बिठा पाई थी। तो जो मानो थी वो भट्टे की ज़िंदगी से तालमेल नहीं बिठा पाई थी, क्योंकि जो भट्टा था वो रात के समय क्या होता था, वहाँ का जो वातावरण था काफ़ी अजीब सा हो जाता था, क्योंकि सब जगह जो सुबह के टाइम में चहल पहल होती थी, रात के टाइम यहाँ पर सुनसान हो जाता था। सांप बिच्छू कांतर कभी भी निकल सकते थे, तो उसको बहुत डर लगता था और कोई भी नहीं था जिससे वो अपनी मन की बात कह सकती। तो वो कई बार अपने हस्बैंड मतलब अपने पति से कहती है कि चलो गांव चलते हैं वापस, तो मैं वहाँ कम पैसों में भी गुजारा कर लूँगी, खुश रह सकती हूँ। लेकिन जो सुकिया था उसको तो पैसे कमाने थे, तो वो नहीं चाहता गांव वापस जाना। तो इस तरह से जो मानो थी वो अपनी ज़िंदगी से भट्टे की ज़िंदगी से तालमेल नहीं बिठा पाई थी। आपका अगला प्रश्न है, खुद के हाथ पंथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। तो जो उसने ईंटें बनाई थी उनका रंग ही बदला हुआ था। तो उस दिन ईंटों को देखते देखते मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। वह ख्याल क्या था जो मानो के मन में बिजली की तरह कौंधा था। मतलब उसके मन में कौन सा ख्याल आया था, कौन सा विचार आया था। तो इस संदर्भ में सुकिया के साथ उसके वार्तालाप का अपना जो भी वार्तालाप हुआ उनको अपने शब्दों में लिखिए। मतलब बातचीत जो हुई थी उनके बीच में, सुकिया और मानो के बीच में, वो लिखना है आपको। आंसर होगा, मानो और सुकिया भट्टे पर काम करते थे।
दोनों जिस गांव से आए थे वहां अधिकतर कच्चे मकान थे। तो मानो ने जब अपने हाथ से बंधी ईंटों को भट्टे में तपने के बाद बदले हुए रंग में देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह बहुत देर तक ईंटों का लाल रंग देखती रही। ईंटों के बदले हुए रंग ने मानो के अंदर एक तीव्र आकांक्षा को जन्म दिया। उसके अंदर एक इच्छा पैदा हुई। वह ईंटों से बने अपने छोटे से घर का सपना देखने लगी। तो उसको लगा अब मेरा भी जो मकान होगा वो पक्का होगा, कच्चा मकान नहीं होगा। उसने सुखिया से भी घर बनाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन सुखिया उसकी बात टाल गया। मानो उस रात जितना सोने की कोशिश करती थी उतनी ही नींद आंखों से दूर होती गई। मतलब वो एक सपना देखने लगी, ख्वाब देखने लगी कि उसका भी अपना पक्का मकान होगा, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में ईंटों का लाल रंग छा गया था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वह कमर तोड़ मेहनत करने को तैयार थी। तो इन ईंटों को देखकर जो कि पकाई गई थी और उनका रंग लाल हो गया था, तो उसके मन में एक विचार आया कि उसका भी एक अपना मकान होना चाहिए, जो कि पक्का मकान होना चाहिए, जो कि उसके गांव में जो उसका मकान है वो कच्चा मकान है। तो उसको लग रहा था कि उसका भी एक ऐसा मकान हो जो पक्का हो। तो ये जो लाल रंग था उसको बहुत पसंद आ रहा था ईंटों का। तो वो सोच रही थी कि वो अपने सपने को पूरा करेगी और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करेगी। आपका अगला प्रश्न है, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था? आंसर होगा, सूबे सिंह ने अपने दफ्तर में मानो को बुलाया था। सुखिया और जसदेव जानते थे कि सूबे सिंह अनैतिक कार्य के लिए मानो को बुला रहा है, उसके इरादे नेक नहीं हैं। इसलिए असगर ठेकेदार के साथ मानो के स्थान पर जसदेव चला गया। मानो के स्थान पर जसदेव को आता देखकर जो सूबे सिंह था वो बिफर गया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने फिर गालियां देना शुरू कर दिया और मारने लगा कि वह मानो के स्थान पर क्यों आया है, क्योंकि उसको लग रहा था कि मानो आएगी तो वो अपनी मनमानी कर सकता है। लेकिन मानो नहीं आई और उसके स्थान पर जसदेव आ गया। तो उसे बहुत गुस्सा आया और इस वजह से उसने क्या किया, जसदेव को मारा। आपका अगला प्रश्न है, सुखिया ने मानो की आंखों में बहते तेज आंसुओं को देखा और उनकी किरकिराहट अपने अंतर मन में महसूस की। तो सपनों के टूट जाने की आवाज़ उसके कानों को फाड़ देती थी। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ बताते हुए आशय स्पष्ट कीजिए। तो सुखिया ने मानो की आंखों में बहुत तेज बहते हुए आंसुओं को देखा। तो उसको महसूस हुआ कि जो सुखिया है बहुत दुखी है, उसके सपने टूट गए हैं। तो जो ये पंक्तियां हैं इसका आपको बताना है अर्थ, मतलब इस पंक्तियों का क्या आशय है। आंसर होगा, मानो की थापी हुई ईंटों को किसी ने तोड़ दिया था। तो जो उसने ईंटें बनाई थी वो किसी ने तोड़ दी थी। असगर ठेकेदार ने साफ साफ कह दिया था कि टूटी फूटी जो ईंटें हैं उनका कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने तो मेहनत की थी, लेकिन किसी ने क्या किया, ईंटों को तोड़ दिया। और जो ठेकेदार है उसने मना कर दिया कि वो जो टूटी फूटी ईंटें हैं उनका कोई पैसा नहीं देगा, जो साबित ईंटें हैं उनका ही उनको पैसा दिया जाएगा। इससे मानो को लगा जैसे उसका पक्की ईंटों का घर ही धराशायी हो गया हो। मतलब उसने जो सपना देखा था तो उसका एक मकान होगा जो कि पक्की ईंटों का बना होगा, उसको लग रहा था कि उसका अब ये जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो सुखिया होता है वो भी शोर सुनकर वहाँ आ जाता है और मानो की आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर उसका मन भी रो पड़ता है। उसको बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि उन्होंने जो सपने देखे थे वे सभी चूर चूर हो गए हैं, अब उनके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। तो उसे लग रहा था कि अब तो उन्हें यह भट्टा छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह से ही मानो के ना मिलने से उनसे खार खाए बैठा था। मतलब जो सुबह सिंह था उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मानो जो थी वो उसके पास नहीं गई थी उसके बुलाने पर। जो जसदेव था वो चला गया था, तो उसके मन का जो काम था वो नहीं हो पाया। तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था सुबह सिंह को। तो उसने ही ये शरारतें की होंगी। तो उसको अब लग रहा था सुखिया को कि जब वो ठेकेदार है जो सुबह सिंह है, जब वो ही उसके खिलाफ हो गया है तो उसका यहाँ पर रुकना मुश्किल है। तो ये भट्टा उसको छोड़ना पड़ेगा। और जो मानो थी उसको लग रहा था अब वो काम नहीं कर पाएगी तो पैसे नहीं आएंगे, और जब पैसे नहीं आएंगे तो उसका जो मकान है वो भी नहीं बन पाएगा। आपका अगला प्रश्न है, खाना बदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है।
इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, लेखक ने खानाबदोश कहानी में मालिक मजदूर के अंतर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को उजागर किया है, जात पात की समस्याओं को उठाया है। तो मजदूर की मेहनत और ईमानदारी से जो भट्टे के मालिक हैं वो तो खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो मजदूर हैं उनकी सुविधा के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो मजदूर शहर से दूर भट्टों पर ही दबड़े नुमा झोंपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, जिसमें आदमी ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता और बीमार पड़ने पर या चोट लगने पर दवाई की सुविधा भी नहीं है। तो सूबे सिंह जैसे मालिक लोग मजदूर स्त्रियों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। उनका कहना ना मानने पर उन्हें तंग करके काम छोड़ने को मजबूर कर देते हैं। तो लेखक ने कहानी में जात पात की समस्या को उठाया है। मजदूर होकर भी आपस में काम करने वाले जात पात को मानते हैं। तो जस्ते ब्राह्मण होने के कारण मानव के हाथ की जो रोटी है वो नहीं खाता, मानव के हाथ की बनी हुई रोटी नहीं खाता क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो असगर ठेकेदार के कहने पर कि वह ब्राह्मण है, क्यों इन मजदूरों के चक्कर में पड़ता है, तब से जो जस्तेब है वो सुखिया और मानव से दूर दूर रहने लगता है। तो लेखक ने कहानी में ये दिखाने का प्रयास किया है कि मजदूर वर्ग को सपने देखने का अधिकार नहीं है, वह मेहनत और ईमानदारी का जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। तो दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें उतने पैसे नहीं मिलते कि वो अपने लिए अच्छे खाने और रहने का इंतज़ाम कर सकें। तो मानव के माध्यम से ब्राह्मण मानसिकता पर चोट की गई है। वो कहती है, फिर तुम तो दिन रात साथ काम करते हो, मेरी खातिर पिटे, फिर यह बयान हमारे बीच कहाँ से आ गया। तो इस कहानी में जात पात की समस्या को उठाया गया है और मजदूर वर्ग की दयनीय दशा को यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस तरह से जो ठेकेदार होते हैं, मालिक होते हैं, वो मजदूरों को परेशान करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चल ये लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे। सुखिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, खानाबदोश कहानी में लेखक ने मजदूर वर्ग का पूंजीपति वर्ग द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उसको चित्रित किया है। तो मजदूर वर्ग यदि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीवन बिताना चाहता है तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते हैं। तो सुखिया और मानव गांव छोड़कर शहर से दूर भट्टे पर अपना ईंटों का घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। दोनों जमा किए पैसों को देख देख कर खुश होते हैं कि उनका अब पक्का मकान बनेगा। तो सूबे सिंह अपनी दौलत से मानव को खरीदना चाहता है, लेकिन मानव अपने घर में अपने परिवार के साथ इज्जत की ज़िंदगी बिताना चाहती है, इसलिए अपने पति सुखिया के साथ मिलकर सूबे सिंह की ज्यादतियों का सामना करती हुई मेहनत से काम करती है। तो एक दिन क्या होता है, मानव की जो ईंटें बनाई होती है, मानव ने कोई रात को तोड़ देता है, जिससे उसके सपने भी टूट जाते हैं। तो वे दोनों अपने टूटे सपनों को साथ लेकर बाकी सब कुछ छोड़कर खानाबदोशों की तरह अगले पड़ाव के लिए चल देते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं और काम देखने के लिए, क्योंकि उनकी ईंटें टूट जाती हैं। तो उनको पता है कि अब जो ठेकेदार है उनकी मेहनत की जो कमाई है वो उनको नहीं देगा। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मजदूरों पर होने वाले अत्याचार तथा शोषण को दिखाया है कि किस प्रकार पूंजीपति मजदूरों की मेहनत से अपने को अमीर बनाता है और अमीर बनने के बाद उसी पूंजी से उनका शोषण करता है। तो उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करता है। तो मजदूर एक बार अपनी ज़मीन से उखड़कर सपने पूरा करने की आस लेकर शहर आते हैं, लेकिन वे ज़िंदगी भर सूबे सिंह जैसे लोगों के कारण ज़मीन से जुड़ नहीं पाते, उम्र भर खानाबदोशी रहते हैं। तो इस कहानी में ये दिखाया गया है कि किस तरह से जो ठेकेदार होते हैं, मालिक होते हैं, वो मज़दूरों का शोषण करते हैं। तो जो मानव होती है वो यही कहती है कि ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे, मतलब ये जो पूंजीपति लोग हैं हमसे मेहनत तो करवाएंगे, लेकिन हमारा जो घर का सपना है बनने का, घर बनाने का, जो मजबूत घर बनाने का सपना है, ये लोग पूरा नहीं होने देंगे। ये लोग हमारा इसी तरह शोषण करते रहेंगे। तो वो सोचते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, वहाँ से जाते हैं और दूसरी जगह पर खाने की तलाश में। तो इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल सह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।